तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमने रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया और हम बात कर रहे थे कि कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जिनके हाथों में हमारे एनवायरनमेंट के ज़्यादातर रिसोर्स उनके कंट्रोल में हैं और वो अपने ग्रीड के लिए क्या करते हैं कि इन रिसोर्सेज का डिप्लीटेशन होता है और फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर यानी कि नेचर पे पड़ता है और उस नेचर का इफेक्ट हमारी लाइफ पर डायरेक्टली पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? क्या आने वाले टाइम में अगर हम इसी तरह से रिसोर्सेज को वेस्ट करते जाएं या एक गलत तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ या मिसयूज़ करते जाएं तो क्या आने वाले टाइम में हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगे? क्या हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्या उनके पास जो रिसोर्सेज हमारे पास है क्या वो भी उनके पास रह पाएंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 2025 तक आते आते आधी से ज़्यादा दुनिया के पास वाटर का स्कैरसिटी हो जाएगा, पानी की स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी हो जाएगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले 2030 तक कई सारे एनिमल्स और कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? तो ये सारी बातें सोचने लायक है और इन पे विचार करना ज़रूरी है, इन पे थोड़ा सा हमें विचार मंथन करना चाहिए क्योंकि हमें ये जो नेचर मिला है, ये जो अर्थ मिली है, ये दुनिया मिली है, ये हमें पूर्वजों के थ्रू, हमारे जो फादर हैं, जो हमारे फोर फादर रहे हैं, उनके थ्रू हमें ये मिली है और इस अच्छी सी दुनिया में हम रह रहे हैं और हमारा ये एक तरीके से टारगेट होना चाहिए या हमारा एक मिशन होना चाहिए या हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भी अपने आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स है उन तक ये दुनिया सेफली उन तक पहुंचानी है ताकि वो भी इस दुनिया में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको यूज़ कर पाए और उनकी लाइफ को वो आसान बना पाए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, जब भी प्लान का नाम आता है या प्लानिंग का नाम होता है तो क्या होता है कि प्लान का मतलब है कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के थ्रू उस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए और रिसोर्सेज को सेफ रखने के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज की प्लानिंग चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग चाहिए, बहुत ही जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग। रीजन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए। हमें कैसा डेवलपमेंट चाहिए? हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। अब ये क्या होता है? इसको सतत विकास कहा जाता है। और सतत विकास क्या होता है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द नेचर। इन्वायरमेंट को या नेचर को बिना हार्म पहुंचाए, यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, नेचर को बिना हार्म पहुंचाए या फिर इन्वायरमेंट को बिना हार्म पहुंचाए जब हम डेवलपमेंट करते हैं, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिना नेचर को, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो हम विकास करते हैं, जो हम डेवलपमेंट करते हैं, उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको भी अगर हम नेचर को हार्म नहीं करेंगे तो नेचर भी अच्छा रहेगा और हमें हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर हम नेचर को हार्म करते हैं और केवल अपना डेवलपमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारी हम फैक्ट्रीज लगाते जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो वो पोल्यूशन जो है वो उसकी वजह से क्या होगा? उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट पे पड़ेगा और एनवायरनमेंट एक तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। और फिर आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स अगर होगी तो उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आपने कई सारी पिक्चरों में देखा होगा, कई सारी ऐसी फ्यूचर्स
फ्यूचर को बताने वाली पिक्चर्स आती है जिनमें क्या होता है, वो बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं, सिलेंडर लेके घूम रहे हैं ऑटो का, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हमें डेवलपमेंट तो करना ही है, क्योंकि हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, और अगर हम डेवलपमेंट ही ना करें तो फिर क्या फ़ायदा। हमें डेवलपमेंट करना जरूरी है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, वो अच्छी ग्रोथ करे, लोग जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ, ना कि मिसयूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में एक बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग जिसको बोला जाता है, ये उसी टाइप से। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो समझिए आप। एक तरीका है कि आप डेवलपमेंट करो, आप बहुत ही ज़्यादा विकास करो और नेचर को हार्म पहुँचाओ, उसके बारे में मत सोचो। क्या ये सही है? अच्छा, दूसरा भी सुन लो। दूसरा ये है कि आप डेवलपमेंट ही मत करो, नेचर को हार्म पहुँच रहा है ना, तो नो डेवलपमेंट। आप कोई भी डेवलपमेंट मत करो, आप कोई भी एक्टिविटी मत करो। उससे क्या होगा, नेचर को हार्म नहीं पहुँचेगा, नेचर बिल्कुल सेफ रहेगा। तो क्या हम इन दोनों में से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं? क्या एक डायरेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं? आप बताइए, क्या हम जा पाएंगे? केवल पहला जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट करो, नेचर की चिंता मत करो, नेचर को जाने दो, नेचर को खराब होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, हमें तो बस क्या करना है, पॉल्यूशन करना है। क्या ऐसा सही है? या दूसरा वाला है वो कह रहा है कि नहीं, हमें डेवलपमेंट करना ही नहीं है, हमें कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई भी टाइप का कोई एक्टिविटी नहीं करना है जिसकी वजह से क्या हो सके, नेचर को हार्म पहुँचे, हम ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्या इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर पाओगे? या फिर बीच में आकर के एक नया रास्ता हम बना दें। रास्ता ये है कि हमें डेवलपमेंट भी करना है और हमें नेचर को हार्म भी नहीं पहुंचाना है, हम दोनों टारगेट को एक साथ पूरा करेंगे, और उस टर्म को हम कह देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों की हमने क्या कर दी, एक तरीके से दोनों को मिला करके एक नया रास्ता बना दिया, जिसका नाम हमने रख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। ओके, सतत विकास। अब यहां पे देखो, इसकी डेफिनेशन हमें क्या बोल रही थी, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट या नेचर, बिना नेचर को या एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना जो डेवलपमेंट हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एनवायरमेंट को सेफ रखना, अर्थ को सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट इसका हम देखते हैं कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या हमने कोशिशें या प्रयास किए हैं। ओके, अब देखो ये जो हमारा टॉपिक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, तो क्या ये अचानक से ही सामने आ गया? एक आपकी इस बुक में एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो रियो डी जेनेरियो, ये एक ऐसी जगह है रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील में एक जगह है, इसकी कैपिटल भी है। और इस जगह पर 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी। एक अर्थ समिट हुई थी, और इस अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया था यूएनसी, सॉरी हाँ, इस अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया था UNCED। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस
ऑन एनवायरमेंट environment and development. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस मीटिंग में, इस समिट में 1992 में 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आए थे जो कि 100+ कंट्रीज से वहाँ पर इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। और इस मीटिंग का या इस समिट का जो टारगेट था या जो मोटिव था वो ये था कि इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, इन्वायरमेंट को सेफ रखते हुए हम डेवलपमेंट किस टाइप से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करना, सोचना और उसके लिए एक एजेंडा तैयार करना। और इस मीटिंग से एक रिजल्ट निकला जिसको हम बोलते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, 1992 में जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में या इस समिट में क्या ये डायरेक्ट ही हो गई? 1992 में ऐसा क्या, 1992 में ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया के 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनको याद आया कि हाँ भाई, हमारे पास तो अर्थ भी है, हमारा इन्वायरमेंट भी है और उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, चलो उसको बचाते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अचानक से तो कुछ याद नहीं आया होगा। इससे पहले भी कई सारी जगह पर कोशिशें हुई होगी इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए। आपने पढ़ा होगा आपकी बुक में कि डायरेक्टली, जैसे आपके हिस्ट्री वाली जो बुक है उस बुक में नेशनलिज्म से रिलेटेड चैप्टर है। जैसे एक फ्रांस वाला यानी यूरोप वाला है और एक जो है आपका इंडिया का है। तो क्या वहाँ पर भी जैसे नेशनलिज्म हुआ या फिर रेवोल्यूशन हुआ, क्या रेवोल्यूशन अचानक से सामने आ जाता है? क्या रेवोल्यूशन एक ही दिन में या एक ही रात में सामने आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी ऐसा नहीं हुआ है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये समिट हुई है, ये कोई एक दिन का या एक साल का जो कोशिश हुई है उसका परिणाम नहीं है। ये एक दिन का परिणाम नहीं है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको मुद्दा बनाने के लिए या फिर इसको एक इशू बनाने के लिए कई सालों से कोशिशें चल रही थी। कई सारे से ग्रुप्स थे या इंडिविजुअल्स थे, बड़े बड़े राइटर्स थे जिन्होंने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखी, लोगों को उन्होंने अवेयर किया। और फाइनली 1992 में जाकर के यूनाइटेड नेशंस ने एक समिट को ऑर्गेनाइज किया। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? रियो डी जेनेरो में। फिलहाल इसको देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब से ये कोशिशें चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले नाम आता है क्लब ऑफ रोम का। क्लब ऑफ रोम, इसको मैं साइड में कर रहा हूं। क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम पहला ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने दुनिया में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए कोशिशें स्टार्ट की। ये इसने 1968 में पहली बार इसने सिस्टमेटिक वे से, एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा या ये इशू रखा कि भैया एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, इसको सेफ रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लब ऑफ रोम, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका एनवायरनमेंट है इसको सेफ रखने के लिए जो कोशिशें स्टार्ट हुई है, हम मान लेते हैं 1968 से हुई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ओके, 1968 में ये होने के बाद सेकंड बारी आती है शूमाकर की। शूमाकर नाम से एक राइटर है और बहुत ही फेमस है। इन्होंने 1974 में एक बुक लिखी और ये जो बुक थी ये गांधीयन फिलोसफी पर एक तरीके से
लिखी हुई थी। गांधीयन फिलोसफी क्या होती है? जो गांधी जी हैं, हमारे महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो विचार थे, उस पर बेस करते हुए इन्होंने एक बुक लिखी है और इस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये नाम हमें याद रखना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी? माइकल शूमाकर ने। और कब लिखी? 1974 में। ये सेकंड कोशिश थी। अच्छा, ये बुक जो थी ये किसकी आइडियोलॉजी पे या किसकी फिलोसफी पे बेस्ड थी? ये थी आपके गांधीयन फिलोसफी पे डिपेंड, या गांधीयन फिलोसफी के हिसाब से ये बुक लिखी हुई थी। ओके, माइकल शूमाकर के बाद में थर्ड पार्ट आपका आता है ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो आपके 1987 में ये सामने आई है। और इसने भी क्या बोला कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने अभी समझा, हमें ना नेचर को हार्म करना है और ना ही डेवलपमेंट को रोकना है। विदाउट डैमेजिंग द नेचर हमें क्या करना है? डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि नेचर को भी कोई हार्म ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसने एक और बात बोली रिसोर्स कंजर्वेशन की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ रिसोर्स कंजर्वेशन की भी इन्होंने बात कही। इसके अलावा इसके बाद में एक और बुक आती है जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो बुक थी ये इसी रिपोर्ट के बेस पर लिखी हुई थी। और इस बुक से आप अपना एक मतलब भी समझ सकते हो। आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब, आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब हो गया कि हम सबका इकट्ठा भविष्य, एक आम भविष्य जो आने वाले टाइम में हो सकता है अगर हमने नेचर को सेफ नहीं रखा तो। ठीक है, अब एक बार इनको देख लेते बेटा। अच्छा, इसके बाद में फाइनली ये आपका अर्थ समिट 1992 में, अर्थ समिट। ठीक है, अब इसकी एकदम से क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। देखिए, दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहली बार इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए जो सिस्टमेटिक वे से अपनी इसको इशू बनाया, इसकी एक डिमांड रखी, वो कौन था? वो था क्लब ऑफ रोम। इसने कब ये शुरुआत की? 1968 में। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने दुनिया भर में इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, नेचर को सेफ रखने के लिए, रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए पहली बार इसे एक इशू बना करके, ग्लोबल इशू बना करके सबके सामने लेके आए। इनके बाद में शूमाकर जी आए, माइकल शूमाकर जी, और इन्होंने आकर के 1974 में एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस बुक की खासियत ये है कि ये बुक जिसकी फिलोसफी पे बेस है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में एक नेशन के हमारे फादर हैं और उनका नाम है महात्मा गांधी जी। तो गांधीयन फिलोसफी पे, गांधी जी के विचारों पर बेस एक बुक लिखी गई है और वो बुक में लिखा क्या है? रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है। बुक का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि कम क्वांटिटी क्या होती है? अच्छी लगती है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके बैग में, जो आप स्कूल का बैग लेके आते हो, इस बैग में अगर 5 किताबें हैं या 6 किताबें हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी स्कूल के इस बैग में आप जैसे 50 किताबें भर लो, 20 किताबें भर लो और फिर उनको लेके चलो, तो फिर क्या होगा? आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आप इसको, आप कितना जल्दी मान गए किताबें कम करने के लिए। चलो ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई आप किसी जगह पे गए घूमने और वहां पर आपको बहुत ही सारा गोल्ड देखने को मिला। गोल्ड मतलब सोना। वो गोल्ड देखने को मिला और आपने कहा, उसने जो उनका मालिक था, जो इंडिविजुअल उसका ओनर था, उसने क्या कहा आपको
कि आप बहुत अच्छे लगे हमें, आप एक काम कीजिए, इतना सारा गोल्ड है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना चाहिए आप उतना ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, फटाफट से भरना, उसमें अपने बैग में भरना उसको शुरू किया। आपने भर आपने भर लिया बहुत सारा, उसमें गोल्ड ही गोल्ड कर लिया, लेकिन अब वो बैग आपसे उठ नहीं रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो कम क्वांटिटी में जो चीज होती है वो आपके लिए क्या होती है, बेटर होती है, ब्यूटीफुल होती है। ये किस बेस पे बोला है, ये गांधी जी के विचारों के आधार पे बोला है, क्योंकि याद रखना गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं, हमारे पास आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास आपकी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। क्या समझ में आया इससे? अगर आपको भूख लग रही है तो आपको कितनी रोटी चाहिए, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, ठीक है, आप 4 रोटी खा सकते हो। लेकिन अगर आप कई बार शादियों में जाते हो तो क्या करते हैं, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी मिठाई है, ये तो गुलाब जामुन है, ये तो वो है, चलो रोटियां बाद में खाएंगे, पहले इनको खाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम मतलब सब लोग खाना शुरू करते हैं, और इतना खाते हैं कि फिर हमारा पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हमेशा कैसी क्वांटिटी अच्छी रहती है, स्मॉल, कम क्वांटिटी ही क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है। और ये भी कहा जाता है कि भैया ज़्यादा वजन लेके चलने से अच्छा है कि अच्छा ज़्यादा वजन लेके जाओगे तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर आप हल्के वजन में रहोगे तो आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हो। इसीलिए इन्होंने बुक का नाम क्या रखा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसके बेस पर है, गांधी जी के बेस पर है। गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने बोला था कि हमारे पास आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपकी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। इसके बाद में ब्रिटिश लैंड कमीशन रिपोर्ट आती है 1987 में, और ये रिपोर्ट हमें सजेस्ट करती है कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो किस टाइप से हो, विदाउट डैमेजिंग द नेचर, नेचर को बिना हार्म पहुंचाए वो डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसको उन्होंने नाम दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी बेस पर, इस कमीशन रिपोर्ट के बेस पर एक बुक आती है जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, हमारा एक आम भविष्य, जो क्या कहता है कि आने वाले टाइम में अगर आपने रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया ना, तो और फ्यूचर जनरेशंस को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, और शायद ऐसा हो सकता है कि आपका फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गुजरे। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल वगैरह ये सारे जो केमिकल्स हैं, जो भी अपने फ्यूल्स हैं, इनकी आज प्राइस कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। पानी भी बोतलों में बिक रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो चीज़ नेचर की तरफ से हमारे पास अवेलेबल थी, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाए। फाइनली ये 4 कोशिशें जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ये 4 बार ट्राई होने के बाद इन लोगों ने कोशिशें की, और ये एक वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा इशू बन गया इन्वायरमेंट को सेफ रखने का। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने एक मीटिंग या एक समिट ऑर्गेनाइज की। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की, रियो डी जेनेरो में। ये कहाँ पर है, ये ब्राज़ील में है। कब मीटिंग की गई, 1992 में, और इसको बोला जाता है अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। ओके, इसमें कितनी कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने लीडर्स ने, कितनी कंट्रीज के लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो थे 100+, यानी 100 से भी ज्यादा कंट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यूएनसीईडी ने ये ऑर्गेनाइज की थी। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक तरीके से सम्मेलन। यहां पर जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 को समझते हैं बेटा। 1992 में जब ये एजेंडा 21 आया, तो इसका बेसिक सा एक टारगेट है। टारगेट ये है कि बीमारियों से लोगों को सेफ रखना, एनवायरनमेंट के डैमेज को कम करना, एनवायरनमेंट को सेफ रखना। हर एक कंट्री को मिनिमम 33% क्या करना है, फॉरेस्ट
अपने कंट्री की बाउंड्री में होना चाहिए। लेकिन अच्छा, इसकी एक और खास बात है, हर कंट्री या हर एक लोकल बॉडी खुद अपना एक एजेंडा 21 तैयार करें। ये वो तरीका है जिसकी वजह से यूएनसीईडी ये कंफर्म करता है कि पूरी दुनिया जो है वो इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए कोशिशें कर रही है। एजेंडा 21 में जो शर्तें हैं वो क्या है कि आप अपने एरिया में पेड़ पौधे लगाएंगे, फॉरेस्ट कवर जो है आपके इंडिया का, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी कम है। हमें क्या करना है, हमें फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। दूसरा, हर लोकल बॉडी का एजेंडा 21 होगा, वो खुद अपना एक एजेंडा 21 बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पुअर पीपल जो है उनकी हेल्प, डिजीज से लड़ना, बीमारियों से लोगों को सेफ रखना, इन सब पॉइंट पर भी एजेंडा 21 काम करता है। ओके, यहां तक के लिए ये कंप्लीट है। और एक और चीज इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया और रशिया, या फिर एक नया ताजा उदाहरण है वो ले लेते हैं, सऊदी। इंडिया के पास पेट्रोल कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास जो है वो पेट्रोलियम जो रिसोर्स है हमारे लिए वो कम है, और सऊदी के पास पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है। सऊदी के पास पानी कम है, वाटर कम है, और इंडिया के पास पानी है। तो अब अगर हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे की जरूरत को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो क्या होगा, इंडिया जो है वो वाटर प्रोवाइड करेगा किसको, सऊदी को, और सऊदी क्या प्रोवाइड करेगा इंडिया को, पेट्रोलियम। एक दूसरे के साथ मिलकर चलने में, एक दूसरे की हेल्प करने से प्रॉब्लम जो हो रही है वो सॉल्व हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। और ये पॉइंट भी एजेंडा 21 में आता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए जो कोशिश हुई उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 1992 में कि रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट हुई थी। ओके, फिर हमने क्वेश्चन किया कि क्या ये पहली बार में ही सब लोगों को समझ में आ गया 1992 में आते ही कि भैया दुनिया को बचाना है तो हमें सब कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए और इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए। क्या ऐसा सब कुछ हो गया था? नहीं। शुरुआत कहाँ से हुई है? 1968 में, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले दुनिया में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये आके कहा कि भैया इन्वायरमेंट को बचाना है। ओके, शूमाकर जी आए 1974 में, इन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम से बुक लिखी जो कि गांधीयन फिलोसफी पे बेस है। इसके बाद में ब्रुटेलैंड कमीशन रिपोर्ट आई 1987 में, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई। इसके बाद में आर कॉमन फ्यूचर एक बुक आई है। इसके बाद में ही 1992 में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज की है। किसने ऑर्गेनाइज की थी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, कितनी कंट्रीज के लोग यहाँ पे आए थे? 100+ कंट्रीज के लोग आए थे। रियो डी जेनेरो कहाँ पर है? वो है ब्राजील में। कब हुई थी मीटिंग? 1992 में। यहाँ का रिजल्ट क्या निकला? एजेंडा 21। और एजेंडा 21 क्या कहता है? एजेंडा 21 कहता है कि इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए आपको क्या करना है? फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। इसके अलावा हमें जो गरीबी है, बीमारियां हैं, डिजीज है, इनसे भी हमें क्या करनी है? फाइट करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है वो अपना खुद का एक एजेंडा 21 डेवलप करेगी और उसको पूरा करेगी। तो यहां तक आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगला पॉइंट जो हमारा है रिसोर्स प्लानिंग को लेकर के, वो हम अब पढ़ेंगे।